Hello students, welcome to Dr. Shreya's Planet, and this is my YouTube channel, and here we explore the Shalakya series with all the amazing lectures. Plus we'll see how to score well in our prof exams and study in a smartest way. So हमारी शलाक्य सीरीज में हमने संधिगत रोग कंप्लीट कर लिया था. अभी हमें स्टार्ट करना है वर्तमगत रोग. तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि वर जब तम में गया, वर जब कहाँ गया, तम में. वर कहते हैं दूल्हे को और तम कहते हैं अंधेरे को. तो उसने क्या किया, एक किस किया. ठीक है, तो 21 से याद रखना है 21, 21 वर्तमगत रोग होते हैं. ठीक है, अब इन वर्तमगत रोगों की संख्या 21 होती है, ये हमने देख लिया. अब इनके नाम भी देख लेते हैं, कौन कौन से वर्तमगत रोग होते हैं 21 प्रकार के. तो इसको हम एक टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे, जैसे हमने YAS याद किया था सभी रोगों का, वैसे ही इसमें हम देखेंगे याप्य, असाध्य और साध्यता के बेसिस पे हम इसका डिवीजन देखेंगे. तो देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल 21 वर्तमगत रोग होते हैं. इसको हम डिवीजन करेंगे इसका Y, A और S में. YAS बोले तो याप्य, असाध्य और साध्य. ठीक है, याप्य, असाध्य और साध्य. याप्य कितने होते हैं, टोटल 1. ठीक है, एक ही याप्य होता है वर्तमगत में. असाध्य कितने होते हैं, 3 और 17. तो 1, 3 और 17 हमेशा याद रखना है, 1, 3 और 17. ठीक है, 1, 3 और 17. अब इसमें याप्य कौन सा होता है, तो याप्य रोग होता है पक्षमकोप. ठीक है, ये एक त्रिदोषज याप्य व्याधि है. असाध्य 3 होते हैं, तो इसको याद करोगे. इसकी ट्रिक दूसरे कलर से लिख लेते हैं. इसको याद करोगे, इसकी ट्रिक है वानर. क्या है ट्रिक, वानर. तो वा से वाथतवर्तम. ठीक है, न से निमेश, र से रक्तार्श. राइट, और आते हैं अब साध्यता पे. तो साध्य रोग मैंने बताया कि टोटल 17 होते हैं. अब इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एक होता है शस्त्रकृत साध्य, शस्त्रकृत साध्य, और एक होता है अशस्त्रकृत साध्य. ठीक है, तो जो शस्त्रकृत साध्य होते हैं वो होते हैं 15. बचे कितने, 2. 2 होते हैं अशस्त्रकृत साध्य. तो अशस्त्रकृत साध्य में कौन कौन से आते हैं, अशस्त्रकृत साध्य में 2 आते हैं. एक होता है प्रक्लिन्नवर्तम, प्रक्लिन्न वर्तम. एक होता है अक्लिन्नवर्तम. राइट, तो एक हमने ये क्लासिफिकेशन देख लिया. अब शस्त्रकृत साध्य हमें देखना है. तो शस्त्रकृत साध्य जो होते हैं, शस्त्रकृत साध्य को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं. क्या याद रखना है हमें इसके लिए, इसके लिए हमें ट्रिक याद रखनी है. 6 भल्ले, दही भल्ले होते हैं ना, 6 भल्ले याद रखने हैं हमें. तो 6 भल्ले से मतलब क्या है, यहाँ पे 6 से छेदन, भ से भेदन,
और ले से लेखन। ठीक है, 6 भल्ले, छेदन, भेदन और लेखन। अभी छेदन साध्य जो होते हैं वो 3 होते हैं, भेदन साध्य भी 3 होते हैं, लेखन साध्य 9 होते हैं। तो 339 ये काउंटिंग याद रखनी है। अभी छेदन साध्य 3 कौन कौन से होते हैं, तो इसको याद रखना है। आ, आशु। ठीक है, अ, आशु। ठीक, ऐसे करके याद कर लो। तो अ से आता है हमारा अर्शोवर्तम, फिर अ से आता है अर्बुद, शु से आता है शुष्कार्श। ठीक है, ये हो गए छेदन साध्य वर्तमगत रोग। भेदन साध्य में हमें याद करना है कौन बुला रहा है आशु को, उसका ल, ल अ व याद रखना है। तो ल से आ जाता है यहाँ पे लगन, अ से अंजन नामिका, व से आ जाता है विषवर्तम। ठीक है, विषवर्तम आ जाता है। ये तो हमने देख लिया छेदन भेदन। अभी लेखन साध्य 9 व्याधियां कैसे याद करनी है, तो ये मैंने आपको पहले भी करा दी है। कैसे, तो याद करो, मैंने बताया था उनके बहके कदम से श्याव के बाकी के पोथे में कुंभ भर शर्करा भर गई। और ऐसी बातें क्या हैं, लिखी गई हैं। तो लिखी से लेखन याद करना था। ठीक है, ये पहले भी बता दिया है। तो उनके से याद करना था हमें उत्संगिनी, बहके से याद रखना है बहलवर्तम, कदम से कर्दमवर्तम, श्याववर्तम, बाकी से बंधवर्तम, की से क्लिष्टवर्तम, पोथे से पोथकी, कुंभ से कुंभिका और शर्करा से वर्तम शर्करा। ठीक है, तो ये टोटल ऐसे हमें कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 हमने लेखन साध्य वर्तमगत रोग यहाँ पे देख लिए। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इसका। जो हमने देखा 21 प्रकार के वर्तमगत रोग होते हैं। YAS का क्लासिफिकेशन हमने देखा, याप्य, असाध्य और साध्य। याप्य 1 रोग होता है पक्षमकोप, असाध्य 3 होते हैं, साध्य 17 होते हैं। असाध्य 3 में कौन कौन से आते हैं, वानर से हमने याद किया, वात से वातत्वर्तम, निमेष और रक्तार्श। 17 को फिर डिवाइड किया हमने शस्त्रकृत साध्य और अशस्त्रकृत साध्य में। शस्त्रकृत साध्य होते हैं 15, अशस्त्रकृत साध्य होते हैं 2, प्रक्लिन्नवर्तम और अक्लिन्नवर्तम। राइट, फिर हमने शस्त्रकृत साध्य का डिवीजन देखा, तो इसमें 6 भल्ले हमने याद कराया। तो 6 में से छेदन 3 होते हैं, भेदन 3 होते हैं और लेखन 9 होते हैं। छेदन 3 में क्या क्या आता है, आशु याद कराया मैंने, अर्शोवर्तम, अर्बुद और शुष्कार्श। फिर भेदन साध्य में ल व याद रखना है, लगन, अंजन नामिका और विषवर्तम। लेखन साध्य टोटल
9 व्याधियां होती हैं, तो 9 व्याधियां मैंने याद कराई। उनके बह के कदम से श्याव के बाकी के पोथे में कुंभ भर शर्करा भर गई, ऐसी बातें लिखी गई हैं। तो उत्संगिनी, उनके से बहके से बहलवर्तम, कर्दम वर्तम, श्याव वर्तम, बंध वर्तम, क्लिष्ट वर्तम, पोथकी, कुंभिका और वर्तम शर्करा। ये तो देख लिया हमने इनका डिफिजन साध्य असाध्यता के आधार पर और शस्त्र कर्म के आधार पर। ठीक है, अब दोषों के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो वातज जो वर्तमगत रोग होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, वातज वर्तमगत रोग कौन कौन से होते हैं? वातहत वर्तम और दूसरा आता है निमेश। ठीक है, पित्तज वर्तमगत रोग कितने होते हैं? पित्तज वर्तमगत रोग नहीं होते, एक भी वर्तमगत रोग पित्तज नहीं है। ठीक है, पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो ये हमेशा याद रखना है। कफज वर्तमगत रोग 3 होते हैं, कौन कौन से? प्रक्लिन्न वर्तम, लगन और पोथकी। ठीक है, ये क्या होते हैं? कफज वर्तमगत रोग होते हैं। फिर इसके बाद आता है रक्तज। तो रक्तज भी 3 होते हैं, कौन कौन से? नाम से ही पता चल रहा है, रक्तार्श, एक अंजन नामिका, एंड थर्ड वन इज क्लिष्ट वर्तम। अब रेस्ट ऑफ जितने बचे, तो टोटल कितने वर्तमगत रोग थे? 21। और कितने हमने देख लिए? 3 2 6 7 8 रोग हमने देख लिए यहाँ पे। तो बचे कितने? 13। तो बाकी सारे 13 कितने क्या होते हैं? त्रिदोषज होते हैं। 13 जो बचे वो त्रिदोषज होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोषों के अकॉर्डिंग भी इसका क्लासिफिकेशन देख लिया। वातज 2, पित्तज नहीं होता, कफज 3 होते हैं, सन्निपातज जो है वो 13 होते हैं और रक्तज 3 होते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया। अब आते हैं हमारे पीडीएफ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं, आगे चलते हैं। अब जैसे आचार्य सुश्रुत ने 21 संख्या मानी है, वैसे आचार्य वाग्भट ने इसकी संख्या कितनी मानी है? 24 मानी है। अब देखो यहाँ पर यही दिखा रखा है, इनका दोषों का क्लासिफिकेशन और इनका चिकित्सा क्रम बता रखा है। तो हमने चिकित्सा के अकॉर्डिंग भी देख लिया, लेखन कहाँ करना है, ठीक है, छेदन कहाँ करना है, भेदन कहाँ करना है। लेखन साध्य 9 रोग हमने देख लिए। ठीक है, 9 रोगों में और अशस्त्रकृत जो होते हैं वो 2 होते हैं, प्रक्लिन्न वर्तम, अप्रक्लिन्न वर्तम। ठीक है, एक पक्षम कोप था, ये याप्य होता है, और असाध्य हमने देख लिया, उनकी चिकित्सा नहीं करते हैं। ठीक है, फिर वर्तमगत रोगों की संप्राप्ति आता है। सबसे पहले वर्तमगत रोगों की संप्राप्ति में हमें क्या देखना है? देखो, जैसे हमने नेत्र रोगों की सामान्य संप्राप्ति में देखा था कि सिरा अनुप्राप्य है ना, तो सिरा अनुसारी भी दोष था वहां पे। तो सिरा का रोल इसमें, सभी जितने भी नेत्र रोग हैं वो सिरा के आश्रित होते हैं। तो यहाँ पे दिखा, पहले श्लोक पढ़ते हैं। पृथक दोषा समस्ता व यदा वर्तम व्यापाश्रया सिरा व्याप्यावतिष्ठन्ते। देखो सिरा का रोल आ गया। वर्तम स्वधिक मूर्छिता, ये श्लोक आपको याद कर लेना है। विवर्धे मान से रक्तश्च तदा वर्तम व्यापाश्रयान, इतना कर लो, वही बहुत है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर देखना कि वात प्रकोप होता है। वात प्रकोप होके कहाँ जाता है? वर्तम मध्यगत सिराओं में आश्रय करके वर्तम में अवस्थान करता है, मांस और रक्त की वृद्धि करता है और वर्तमगत रोगों की ऐसे उत्पत्ति होती है। ठीक है, प्रकोपित दोष पृथक पृथक या सभी एक साथ मिलकर वर्तम स्थित सिराओं को व्याप्त करते हैं और वर्तम में स्थित होकर वहां मांस और रक्त की वृद्धि करते हैं। ये याद रखना, किसकी वृद्धि होती है? मांस और रक्त की वृद्धि होती है और बढ़कर वर्तम भाग में वर्तमगत रोग उत्पन्न करते हैं। तो पहला हमारा रोग आता है उत्संगिनी। तो उत्संगिनी जो होता है, उत्संगिनी में अब देखो, जैसे हमने दोषों का क्लासिफिकेशन पढ़ा था दोषों के अकॉर्डिंग, उसमें ये नहीं आया था, तो ये क्या होगा? ये त्रिदोषज व्याधि है। ठीक है, ये कैसी है? त्रिदोषज व्याधि है। और हमने पढ़ा था उनके बह के कदम से, तो उनके से था उत्संगिनी, तो ये कैसी है? लेखन साध्य है।
ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, लेखन किया जाता है। उत्संगिनी त्रिदोषज है और लेखन साध्य व्याधि है, लेखन साध्य। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अभ्यंतर मुखी बाह्य उत्संगो, यानी इसका मुख कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है बाह्य उत्संग, और बाहर से एक स्वेलिंग ऐसी दिखाई देगी, मुख इसका अंदर की तरफ होगा। मान लिया ये लिड है, वर्तम को लिड बोला जाता है, तो लिड के ऊपर एक स्वेलिंग दिखाई देगी, बट इसका जो मुख होगा वो अंदर की तरफ होगा। विज्ञेय उत्संगिनी नाम तद्रूप पिडकाचिता, तो अधोवर्तम के उत्संग में, ठीक है, भीतर की ओर जिसका मुख हो, भीतर की ओर जिसका मुख है, बाहर की ओर उभरी हुई हो, इन्हीं लक्षणों वाली उन पीड़िकाओं को, घिरी हुई पीड़िका को उत्संगिनी कहते हैं। तो उत्संगिनी हमने देख लिया। उत्संगिनी ये एक त्रिदोषज साध्य व्याधि है, ये हम देख चुके हैं, त्रिदोषज है, साध्य है, और कैसे साध्य है, इसमें लेखन कर्म किया जाता है। अब आचार्य वाग्भट ने क्या बोला, रक्त के कारण वर्तम में लाल वर्ण की पीड़िका उत्पन्न हो जाती है, ऐसी अनेक पीड़िकाओं से व्याप्त रहती है, उसे उत्संग कहते हैं। और आचार्य विधेय ने इसमें बताया कुक्कुटांड रसोपमम, यानी ये पीड़िका के फूटने पर मुर्गी के अंडे के सदृश स्राव निकलता है। ठीक है, तो येलोइश ऐसे डिस्चार्ज निकलेगा अगर इसको फोड़ा जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, कुक्कुटांड रसोपमम, आचार्य विधेय ने बताया है। आचार्य सुश्रुत ने उत्संगिनी को लेखन साध्य व्याधि कहा है। ठीक है, अभी इसमें और क्या कर सकते हैं हम लेखन के अलावा, भेदन पीड़न के बाद लेखन करते हैं, तो बीपीएल याद रखना, भेदन पीड़न लेखन। फिर इसमें प्रतिसारण भी कर सकते हैं। ठीक है, किन किन से करना है हमें, हरिद्रा, इसमें तगर, एला, सेंधव, मनशिला और मधु को मिलाकर प्रतिसारण करने को कहा है। हरिद्रा, मधुक, पटोल, लोद्र और मधु को मिलाकर परिषेक करने के लिए कहा है। अब हमने लेख्य रोग 9 देखे। ठीक है, उनके बह के कदम से श्याव के बाकी के पोथे में कुंभ पर शर्करा भर गई, ऐसी बातें लिखी गई। तो ये 9 रोग हमने देखे। ठीक है, इसमें सामान्य चिकित्सा विधि यह है, इसमें सामान्य रूप से क्या किया जाता है, सबसे पहले स्नेहन करने को बोला है, फिर वमन करने के लिए बोला है, उसके पश्चात विरेचन देकर, ठीक है, पहले हमने स्नेहन कराया, फिर हमने वमन दिया, फिर हमने विरेचन कराया, फिर इसमें क्या कराना है, वर्तम का स्वेदन कराना है। ठीक है, निवात स्थान में उत्तान लेटा दें कुछ नहीं है, वर्तम का स्वेदन कराना है। उसके बाद शेफालिका पत्र से इसमें क्या करना है, प्रच्छान करना है। दूसरा आता है शेफालिका और गोजीवा पत्र से, इसमें क्या करना है, लेखन कर्म करना है। ठीक है, तो इसमें देखो मंडलाग्र भी लिखा है यहाँ पे, मंडलाग्र। सबसे पहले सुनो, सबसे पहले हमने स्नेहन स्वेदन करके वमन कराया, विरेचन कराया, स्नेहन करा के वमन कराया, विरेचन कराया। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने वर्तम का स्वेदन किया, फिर उसका स्वेदन करने के बाद मंडलाग्र शस्त्र और शेफालिका पत्र से वहां पे क्या लगाया, प्रच्छान लगाया। फिर शेफालिका पत्र गोजीवा पत्र से वहां पे लेखन कर्म किया, स्क्रैपिंग, शेफालिका बोला जाता है हर्ष श्रृंगार या फिर पारिजात के पत्ते को, है ना, तो उससे हमने लेखन कर्म किया। फिर लेखन द्वारा श्रुत हुए रक्त, अब लेखन करा, स्क्रैपिंग किया, तो वहां से क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। से अब जब वो ब्लड रुक जाता है, ठीक है, वो स्थिर हो जाता है, तो उसमें वहां पे क्या किया जाता है, स्वेदन करते हैं, और उसके बाद मैनेसिल, कासी, सोठ मरीच, रसांजन, सेंधव लवण, इनमें शहद मिलाकर प्रतिसारण किया जाता है। तो लास्ट में प्रतिसारण करना है। उसके बाद वर्तम का प्रक्षालन करके घृत से सिंचित करके व्रणवत उपचार करना है, और 3 दिन के बाद नेत्र का स्वेदन, अपीडन, नस्य आदि करना है। ये लेखन कर्म की विस्तार से विधि बता दिया। तो हमने क्या क्या देखा, दोबारा से सुनेंगे। सबसे पहले स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, स्नेहन करना है, वमन कराना है, विरेचन कराना है। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को उत्तान लिटाने के बाद उसके वर्तम में स्वेदन करना है। ठीक है, उसके वर्तम में स्वेदन करने के बाद वहां पर मंडलाग्र और शेफालिका पत्र से प्रच्छान करना है। फिर शेफालिका पत्र और गोजीवा पत्र से वहां पे लेखन करना है। अभी लेखन कर्म करने से क्या होता है, वहां पे से रक्त स्रोत होने लग जाता है। जब रक्त स्थिर हो जाए, तो वहां पे स्थिर होने के बाद वहां पे क्या करना है, स्वेदन करना है फिर से। फिर मनाशिला और काशी, सोठ मरीच, पिपली, इनके चूर्ण से वहां पे प्रतिसारण करना है। प्रतिसारण करने के बाद वहां पे सुखोष्ण जल से फिर से उसको प्रक्षालित करना है, और घृत का सिंचन करके व्रणवत उपचार करना है। और 3 दिन तक उसमें क्या करते हैं, स्वेदन करते हैं, अपीडन, नस्य आदि का प्रयोग किया जाता है।
तो ये लेखन की प्रक्रिया बता दी कि कैसे करके लेखन प्रोसेस करनी है। रक्तस्राव, अब ये जितने भी लेखन साध्य व्याधियाँ सब में सेम ही प्रोसेस की जाएगी, ठीक है। तो जो हमने 9 लेखन साध्य व्याधियाँ देखी उसमें सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है, राइट। अब देखते हैं सम्यक लेख्य वर्तम लक्षण। अब हमने लेखन करा, हमें कैसे पता चलेगा कि सम्यक हुआ है, अयोग हुआ है, अतियोग हुआ है? तो हमें इन लक्षणों से पता चलता है। कैसे? रक्तस्राव तथा अन्य स्राव से रहित होगा, ठीक है। उसमें कोई भी रक्तस्राव, तो रक्तस्राव स्थिर हो जाता है, ठीक है। फिर कंडू शोफ इससे रहित होगा। वर्तम का समतल होना, वर्तम कैसा हो जाएगा? समतल। वैसे उत्संगिनी में क्या था? उठा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समतल हो जाएगा। तथा नख के समान वर्ण का होना, यह सम्यक लिखित वर्तम के लक्षण होते हैं। ये सम्यक लिखित वर्तम के लक्षण हैं। फिर दुर्लिखित वर्तम, तो सम्यक लिखित में देखो कुछ सब चीज नॉर्मल आ गई है, ना कंडू हो रहा है, ना शोफ है, ना वहाँ पे कोई स्राव है, और वर्तम भी कैसा हो गया? समतल हो गया। अभी दुर्लिखित वर्तम के लक्षण कैसे होते हैं? दुर्लिखित मीन्स प्रॉपरली वहाँ पे लेखन कर्म नहीं हुआ। तो नेत्र रक्त वर्ण का हो जाएगा, स्राव युक्त होगा। शस्त्र द्वारा किए गए क्षत से गाढ़ा रक्त निकलता है, ठीक है। गाढ़े रक्त का स्राव देखने के लिए मिलेगा। रक्त वर्ण का नेत्र देखने के लिए मिलेगा, स्राव युक्त नेत्र देखने के लिए मिलेगा। यानी ढंग से नहीं हुआ है वहां पे लेखन। नेत्र में लालिमा और शोथ हो जाता है, नेत्र से स्राव बहता है, आंखों के सामने अंधेरा, तम दर्शन, तमा दर्शन हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ व्याधि शांत नहीं होगी। वर्तम श्याव वर्ण का भारी शब्द कंडु युक्त, हर्षान्वित, कीचड़ युक्त होता है। उचित चिकित्सा न करने पर नेत्र पाक हो जाता है, ठीक है। ये दुर्लिखित वर्तम के लक्षण होते हैं। अतिलिखित, तो दुर्लिखित मीन्स ढंग से नहीं हुआ, पूरी तरीके से नहीं हुआ, ठीक है, यानी अयोग हो गया। दुर्लिखित को और हम क्या कह सकते हैं? अयोग हो गया, ठीक है। सम्यक लक्षण हमने देख लिए थे, समतल हो जाएगा, ना कंडू होगा, ना शोफ होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सारी चीजें होंगी और व्रण की और जो व्याधि है उसकी भी शांति नहीं होगी। अब आता है अतिलिखित वर्तम के लक्षण। अतिलिखित में क्या होगा? पलक उलट जाएगी, पक्षम के बाल टूट जाएंगे अगर ज्यादा हमने लेखन कर दिया, वेदना और स्राव की बहुलता होगी। अतिलिखित वर्तम के लक्षण है। इसकी चिकित्सा, अब अगर अति लेखन हो गया तो उसमें क्या करेंगे? स्नेहन, स्वेदन, वातनाशक क्रम करना है। अब आधुनिक मत से जो उत्संगिनी होता है इसे चलेजियन से कंपेयर किया जाता है। तो चलेजियन क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड टार्सल और मेबोबियन सिस्ट। तो मेबोबियन ग्लैंड्स मैंने बताया था, जो जो इंटर मार्जिनल स्ट्रिप होती है, राइट। जो हमारी लिड मार्जिन होती है, लिड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंटर मार्जिनल स्ट्रिप। तो इंटर मार्जिनल स्ट्रिप को भी एक जो ग्रे लाइन होती है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट में क्या होता है? आईलैशेस प्रेजेंट होती है एंड मेबोबियन सिस्ट, मेबोबियन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर स्ट्रिप। सो पोस्टीरियर स्ट्रिप में मेबोबियन ग्लैंड में अगर सिस्ट बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? मेबोबियन सिस्ट बोला जाता है। और क्योंकि मेबोबियन ग्लैंड्स का ही दूसरा नाम टार्सल ग्लैंड्स होता है, क्योंकि वहां पर टार्सल प्लेट भी प्रेजेंट होती है, इसलिए उनका नाम टार्सल ग्लैंड्स पड़ा है। इसीलिए अगर इसमें सिस्ट बनती है तो इसे टार्सल सिस्ट या मेबोबियन सिस्ट कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टार्सल और मेबोबियन सिस्ट। इट इज अ क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक, तो ये डेफिनेशन तो बिल्कुल ऐसी रटी होनी चाहिए। इट इज अ क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी ग्रैन्युलोमा ऑफ द मेबोबियन ग्लैंड। सो what is chalazion? Chalazion is chronic non-specific inflammatory granuloma of the meibomian gland, and it is painless, round and smooth swelling which can be palpated by finger over the lid, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड टार्सल और मेबोबियन सिस्ट से बोला जाता है। ये क्या है? क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी ग्रैन्युलोमा है मेबोबियन ग्लैंड का। चलेजियन जो होता है, पीआरएस से याद रखना, पेनलेस होता है, राउंड होता है और स्मूथ स्वेलिंग होता है, विच कैन बी पैल्पेटेड बाय पासिंग ऑफ फिंगर ओवर द लिड। एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसकी एटियोलॉजी में HRMC से याद कर सकते हो, ये एक ऐसे ही बना दिया है। H से हैबिचुअल रबिंग ऑफ आइज, रिफ्रैक्टिव एरर, मसल इम्बैलेंस और क्रॉनिक ब्लेफराइटिस, ठीक है, इसके कॉजेज होते हैं। ब्लेफराइटिस हमने पहले भी डिस्कस किया। ब्लेफराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिड मार्जिन, राइट। सो सिम्टम्स इसमें क्या आएंगे? फीलिंग ऑफ माइल्ड हैवीनेस। अब देखो आंख के ऊपर ऐसे, ये यहाँ पे इमेज दिखा रखी है, आंख के ऊपर इतनी बड़ी ऐसी स्वेलिंग है तो हैवीनेस लगेगी लिड्स पे, बट ये कैसी होती है? पेनलेस स्वेलिंग होती है आईलिड की।
साइंस इसमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, स्मॉल सिस्टिक और हार्ड स्वेलिंग इज सीन ऑन द लिड अ लिटिल अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन, राइट। स्मॉल सिस्टिक और हार्ड स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी लिड में, थोड़ी सी लिड मार्जिन से दूर, ठीक है, ये लिड मार्जिन है, इससे थोड़ी सी दूर देखने के लिए मिलेगी। ऑन इवर्टिंग द लिड, अगर हम लिड को पलटते हैं, अगर हम लिड को क्या करते हैं, पलटते हैं, तो हमें द टार्सल कंजक्टाइवा ओवर द स्वेलिंग अपीयर्स पर्पल और वेलवेटी रेड। तो हमें यहाँ पे जो मार्जिन है वो कैसी दिखेगी, पर्पल या वेलवेटी, जैसे वेलवेट का कपड़ा होता है ना, वैसी रेड मिलेगी। थर्ड आते हैं चेलेजियन में भी सिंगल और मल्टीपल। तो चेलेजियन सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे हमने संधिगत रोग में देखा था फ्लेक्टेनुलर कंजक्टिवाइटिस, तो उसमें क्या हो रहा था, लिम्बस पे एक ब्लेब या नोड्यूल फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसमें भी देखा था हमने। तो फ्लेक्टन भी कैसे हो सकते हैं, सिंगल और मल्टीपल हो सकते हैं। सेम वे में जो चेलेजियन है ये भी सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। अ लार्ज चेलेजियन ऑन द अपर लिड में प्रेस कॉर्निया एंड कॉज ब्लड विजन। तो अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी स्वेलिंग है, ये क्या कर सकता है, इसको प्रेस कर सकता है और जिससे कि विजन में दिक्कत आती है। व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन, तो ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, अगर स्मॉल चैलेजियन है तो वो अंडरगो रिजोल्यूशन, वो ठीक हो जाएगा। हमें क्या करना है, हॉट कंप्रेस करना है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स देनी है, इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड ट्रायमसिनोलॉन का हम इंजेक्शन दे सकते हैं, और इससे 50% ऑफ केसेस में रिजोल्यूशन देखा गया है। तो क्या क्या करना है, हमें हॉट कंप्रेस यूज़ करना है, सेकेंड हमें एंटीबायोटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स देनी है, इंजेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं स्टेरॉइड का, ट्रायमसिनोलॉन का, जिससे कि 15% ऑफ केसेस में रिलीफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज बिगर चैलेजियन शुड बी इनसाइड, अगर तो जो चैलेजियन है वो बड़े साइज का है तो हमें इसको वर्टिकली इनसाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है, वर्टिकली इंसाइज करने की ज़रूरत है। फिर थ्रू टार्सल कंजक्टाइवा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया एंड कंटेंट्स आर क्यूरेटेड आउट विद चैलेजियन स्कूप। तो इसमें टार्सल कंजक्टाइवा से इसको वर्टिकली इंसाइज करना है, और इंसीजन से पहले हमें क्या देना है, लोकल एनेस्थीसिया देना है, और जो कंटेंट्स हैं उनको क्यूरेट करके निकालना है चैलेजियन स्कूप से। फिर टू अवॉइड रिकरेंस इट्स कैविटी शुड बी कॉटराइज विद कार्बोलिक एसिड, और ताकि ये दोबारा से ना हो जाए इसको हमें कार्बोलिक एसिड से कॉटराइज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कम्स कुंभीक पीड़िका। तो कुंभीक पीड़िका, अब ऐसी 4 वर्तमगत रोग हैं, 4 ऐसे वर्तमगत रोग हैं जिनको हम किससे कंपेयर करते हैं, चैलेजियन से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा उत्संगिनी, इसको भी चैलेजियन बोला जाता है। दूसरा आता है हमारा कुंभीक पीड़िका, इसको मल्टीपल चैलेजियन बोला जाता है, कुंभीक पीड़िका, ठीक है। तीसरा आता है बहल वर्तम, अभी देखेंगे क्या होता है बहल वर्तम, इन सबको एक साथ देखेंगे हम, ठीक है। बहल वर्तम को भी क्या बोला जाता है, चैलेजियन बोला जाता है। फिर लास्ट आता है लगन, लगन को भी चैलेजियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिजीजेस हमने देखनी है। उत्संगिनी, उत्संगिनी कैसी है, यहाँ पे लगन था, उत्संगिनी लेखन साध्य व्याधि है, ठीक है। कुंभीक पीड़िका भी लेखन साध्य व्याधि है, बहल वर्तम भी लेखन साध्य व्याधि है, और लगन भी क्या है, लेखन साध्य व्याधि है। तो ये चारों व्याधि साध्य होती हैं, और क्या होता है, लेखन साध्य होती हैं। अगर हम इसमें दोष की बात करें तो उत्संगिनी में त्रिदोष होता है, ठीक है, त्रिदोष होता है। कुंभीक पीड़िका में भी त्रिदोष होता है। बहल वर्तम, ठीक है, बहल वर्तम में भी क्या होता है, त्रिदोष होता है। जबकि लगन, लगन में क्या होता है, कफ होता है, कफ की प्रधानता होती है। तो ये हमने मोटी मोटी चीज देख ली। अब हमें बात करनी है कुंभीक पीड़िका की। तो कुंभीक बीज प्रतिमा, यानी कैसा होगा, कुंभीक बोला जाता है अनार को, तो अनार के बीज के सदृश पीड़िका यास्तु वर्तम, जब वर्तम में जो पीड़िका होती है उसे कुंभीक पीड़िका कहते हैं। आत्मापयंती भिन्ना, तो जब इसको भिन्न यानी फोड़ा जाता है तो ये दोबारा से फूल जाती है, आत्मापयंती, तो भिन्न करने पर ये दोबारा से फूल जाती है, इसको क्या कहते हैं, कुंभीक पीड़िका स्तुता। देखो वर्तम पर कुंभी के बीज के स्वरूप की
पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो कि फूटने के बाद पुनः फूल जाती हैं। ये क्या है, त्रिदोषज साध्य व्याधि, और इसमें भी क्या करते हैं, लेखन कर्म किया जाता है। अब आचार्य वाग्भट ने इसमें पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट बताया, जबकि आचार्य सुश्रुत ने त्रिदोषज बोला है। पित्त के कारण कृष्ण वर्ण की बहुत सी पीड़िकाएं पलक के अंदर हो जाती हैं या अनार के बीज के सदृश होती हैं, फूटने पर फूल जाती हैं, इसे कुंभिक संज्ञा दी है। चिकित्सा, लेखन कर्म करना है। सेम लेखन कर्म हमें पिछले जैसा ही इसमें भी लिखना पड़ेगा। क्या करना है, सबसे पहले इसमें स्नेहन कराना है, वमन कराना है, विरेचन कराना है। फिर इसमें स्वेदन करा के हमें क्या करना है, मंडलाग्र और शेफालिका पत्र से इसमें प्रच्छान करना है। फिर मंडलाग्र और जीवा पत्र से इसमें लेखन कर्म करना है। तो ये सारे ऐसे करके प्रोसीजर सारे सेम रहेंगे। फिर कुंभिक का वर्तम में लेखन करके सैंधव लवण से प्रतिसारण, मुलेठी, आंवला, पटोल के क्वाद से परिसेचन करना है। सुश्रुत ने कुंभिक पीड़िका को लेखन कर्म करने के लिए कहा है, और आधुनिक मत से इसे मल्टीपल चैलेजियन कहते हैं। तो दो व्याधियां हमने देख ली, उत्संगिनी और कुंभिक पीड़िका। इन दोनों में ही कंपैरिजन किससे किया गया है, चैलेजियन से कंपैरिजन किया गया है। तीसरी व्याधि मैंने बताई थी बहलवर्तम। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, बहलवर्तम देखते हैं। बहलवर्तम, तो बहलवर्तम को भी देखो मल्टीपल चैलेजियन से इसको कोरिलेट करते हैं। बहलवर्तम में क्या होता है, सवर्ण। तो देखो बहलवर्तम का एक फीचर होता है कि सवर्णाभि समाविष्ट विद्यात बहलवर्तम तत्। तो इसमें सवर्ण यानी जैसी स्किन कलर है वैसे ही कलर की पीड़िका उत्पन्न होती है। तो ये वर्तम के चारों समान वर्ण युक्त तथा समान आकृति की पीड़िकाएं होती है, एक से वर्ण की और समान आकृति की पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। ये क्या है, त्रिदोषज साध्य व्याधि है। बहल वर्तम में वर्तम समान वर्ण मांस से भर जाता है तथा वर्तम में बहल हो जाता है, भारी हो जाता है। वर्तम भी कैसा हो जाता है, भारी हो जाता है। और बहल वर्तम में वर्तम समान वर्ण मांस से भर जाता है। इसकी चिकित्सा भी लेखन साध्य है, और आधुनिक मत से इसे क्या कहेंगे, मल्टीपल चैलेजियन कहेंगे। ठीक है। और तीसरी व्याधि मैंने बताई थी लगन। लगन को भी हम किससे कोरिलेट करते हैं, लगन को भी बोला जाता है चैलेजियन। तो लगन भी हम साथ साथ देख लेते हैं। तो अगर इन चारों में से कोई भी व्याधि आती है, आपको मॉडर्न में चैलेजियन ही लिखना होगा। ठीक है। अब आते हैं लगन। तो लगन में क्या होता है, ये कफज व्याधि है, कफज साध्य व्याधि है, और साथ ही साथ इसमें क्या किया जाता है, इसमें भेदन कर्म किया जाता है। ठीक है। तो हमने 6 भल्ले देखा था, भ में ल अ व आता था, ल से लगन था वहां पे, तो इसमें भेदन कर्म किया जाता है। ठीक है। अपाका कठिन स्थूलो ग्रंथि वर्तम वो अरुजा सकंडु पिछला कोल प्रमाण, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कोल प्रमाण। ठीक है। तो कोल प्रमाण की पीड़िका इसमें उत्पन्न होती है। वर्तम प्रदेश में कोल प्रमाण की ग्रंथि हो जाती है, जो वेदना रहित होती है, कंडु युक्त होती है, पाक रहित। तो देखो वेदना नहीं है, पाक नहीं है, बट कंडु है, क्योंकि ये कफज है। स्थूल आकृति है, पिछिल होती है, उसे क्या कहते हैं, लगन कहते हैं। यह कफज साध्य व्याधि है। कफ के कारण, अब देखो आचार्य वाग्भट ने क्या बोला, कफ के कारण बेड़ के आकार की, तो इन्होंने भी कोल मात्र बोल दिया, अथवा उससे कुछ छोटी पांडु वर्ण वेदना और पाक से रहित कंडु युक्त और कठिन ग्रंथि वर्तम प्रदेश में होती है, उसे लगन कहते हैं। ठीक है। अब लगन में भेदन करके क्या करना है, पहले तो भेदन करना है, फिर गोरोचन यवछार इन सबसे क्या करना है, प्रतिसारण। तो बी पी आ गया। इन द्रव्यों में से एक एक द्रव्य का छोड़ने के प्रतिसारण करना है। यदि लगन में ग्रंथि बड़ी हो तो भेदन करने के बाद क्षार कर्म और अग्नि कर्म करना है। तो क्षार बपका BPKA, तो भेदन, प्रतिसारण, क्षार और अग्नि कर्म करना है। ठीक है। तो ये तो था हमारा चैलेजियन, जिसको हम कंपेयर करते हैं 4 व्याधियों से। पहली थी हमारी उत्संगिनी, दूसरी कुंभिक पीड़िका, तीसरी बहलवर्तम और चौथी लगन। तो इतना आज हमने देख लिया, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।